फ्रेंड्स, अब तक मैं आपको 1966 से पहले दुबई की स्थिति के बारे में बता चुका हूँ हमारे फर्स्ट पार्ट में। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट सेक्शन और वीडियो के आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। पहले उसको देखने के बाद उस वीडियो के एंड स्क्रीन से आप इस वीडियो को देखें। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर सेकंड पार्ट। मैं हूँ आपका दोस्त और आज का होस्ट निखिल जोशी। दोस्तों, दरअसल दुबई में 1966 में उसने तेल को खोज लिया था जिसकी बहुत लंबे अरसे से तलाश थी। लेकिन जो यहाँ पर तेल मिला था उसकी मात्रा बहुत कम थी कि दुबई पूरी तरह उसी पर डिपेंड हो जाए। इसलिए शेख राशिद बिन अल मखतूम ने अपना फोकस दुबई के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही बनाए रखा। दोस्तों, साल 1969 में दुबई ने तेल की शिपिंग शुरू कर दी और उससे जो मुनाफा हुआ उसे भी दुबई के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही खर्च किया गया। दुबई भी अब तरक्की की रफ्तार पकड़ चुका था और तेल पर फोकस ना रखने की वजह से उसे यह फायदा हुआ कि वो दूसरे क्षेत्रों जैसे कि रियल एस्टेट, एयरलाइंस, पोर्ट और टूरिज्म की फील्ड में बहुत तेजी से तरक्की करने लगा। दोस्तों, दिसंबर 1971 में जब यूएई को ग्रेट ब्रिटेन से आजादी हासिल हुई तो दुबई भी यूएई के साथ अमीरात में से एक अमीरात बन गया। फिर बाद में दुबई ने अपने आसपास के अमीरात यूएई और आबू धाबी के साथ रेस में बने रहने के लिए इसी तरह अपनी कमाई को बढ़ता रखा। दोस्तों, दुबई के इस सफर में एक और बड़ा टर्निंग पॉइंट 1985 में आया था, क्योंकि इसी साल दुबई में वहां के पहला फ्री जोन बनाया गया था। इस फ्री जोन का नाम जेबेल अली फ्री जोन रखा गया, जिसको आज जाफजा के नाम से भी जाना जाता है। लगभग 52 स्क्वायर किलोमीटर में फैला जाफजा फ्री जोन आज की दुनिया का सबसे बड़ा फ्री जोन कहलाता है। आप में से बहुत से लोग यह नहीं जानते होंगे कि फ्री जोन होता क्या है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि किसी भी देश में बना फ्री जोन वह खास एरिया होता है जिसको विदेशी व्यापार आकर्षित करने के लिए बनाया जाता है। इस फ्री जोन में कंपनियों को कई तरह की लुभावनी स्कीम व छूट दी जाती है, जैसे कि टैक्स में छूट, कस्टम ड्यूटी में रियायत, विदेशी ओनर से जुड़े प्रतिबंध से राहत। दुनिया में अलग अलग जगह फ्री जोन्स को फ्री इकोनॉमिक जोन्स और फ्री टेरिटरी जोन्स के नाम से जाना जाता है। दुबई में फ्री जोन्स के बनने का फायदा यह हुआ कि इसके बनते ही यहाँ पर विदेशी कंपनियों का आना शुरू हो गया और देखते ही देखते इन कंपनियों की संख्या सैकड़ों से हजारों में पहुंच गई। दोस्तों, इस फ्री जोन्स की कामयाबी की दो मुख्य वजह थी। एक तो यहाँ पर कंपनियों को ऐसे ऐसे लुभावने ऑफर दिए गए कि कंपनियां चाह कर भी खुद को यहाँ पर आने से रोक नहीं पाई, और दूसरा कि फ्री जोन्स यहाँ के जेबेल अली पोर्ट के बिल्कुल नजदीक बनाया गया था। दरअसल इस फ्री जोन को कुछ इस तरह से बनाया गया था कि जेबेल अली पोर्ट खुद इस फ्री जोन का हिस्सा बन गया था। किसी भी कंपनी के लिए पोर्ट का नजदीक होना एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, क्योंकि इससे प्रोडक्ट को शिप करने के दौरान समय और पैसों दोनों की बहुत ज्यादा बचत होती है। और इन्हीं सब फायदे को देखते हुए यहाँ एक के बाद एक कंपनियां आती गई। इसी तरह से यहाँ पर जेबेल अली पोर्ट ने पूरे मिडल ईस्ट का सबसे बिजी पोर्ट बन गया था। आज से पोर्ट दुबई का ही नहीं, पूरे मिडल ईस्ट का एक वैल्यूएबल रिसोर्स माना जाता है। जेबेल अली की कामयाबी को देखते हुए दुबई ने इसके आसपास कई और छोटे छोटे फ्री जोन्स बनाने का विचार किया और कुछ समय में इन फ्री जोन्स की संख्या 30 तक पहुंच गई। और इन फ्री जोन्स में 1.5 लाख से ज्यादा एम्प्लॉइज का रोज का रोजगार मिलता है, जिसकी वजह से यह फ्री जोन्स आज दुबई की जीडीपी में 21% से ज्यादा का मुनाफा देते हैं। कुल मिलाकर 1985 में दुबई के अंदर इन फ्री जोन्स का बनना, कंपनियों का आना दुबई को तरक्की की एक अलग ही रफ्तार पकड़ ली थी। दोस्तों, दुबई का विकास उस रफ्तार से हो रहा था जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था, और इस रफ्तार को बनाए रखने के लिए दुबई को और भी वर्कर्स की जरूरत थी, क्योंकि दुबई के खुद के पास अपनी खुद की इतनी वर्कफोर्स नहीं थी कि वो डेवलपमेंट की इस रफ्तार को मेंटेन कर सके। और अपनी वर्कफोर्स बढ़ाने के लिए दुबई ने भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश जैसे देशों से लोगों को लाना शुरू कर दिया, क्योंकि दुबई जानता था बेहद गर्मी में हर रोज 10 से 12 घंटे काम करना इन्हीं देशों के लोगों से कराया जा सकता है, और आमतौर पर आज भी इन्हीं लोगों से लेबर का काम कराया जाता है। इसीलिए यहाँ पर दुबई ने लोगों को लुभावने के लिए टैक्स फ्री इनकम का सिस्टम भी शुरू कर दिया, यानी कि दुबई ने अपने यहाँ के नागरिकों से किसी भी प्रकार का टैक्स लेना खत्म कर दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि दुनिया भर के डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स और बिजनेसमैन यहाँ पर आकर बसने लगे। तभी तो आज दुबई में 80% से ज्यादा की आबादी ऐसे लोगों की है जो दूसरे देशों से जाकर यहाँ पर बसे हैं, जबकि दुबई में 15 से 20% लोग ऐसे हैं जो वहाँ के मूल निवासी है। दोस्तों, शुरुआत में इन लेबर वर्कर्स के साथ काफी बुरा व्यवहार किया जाता था, और एक बार जब व्यक्ति वहाँ पर काम करने जाता था वह वहीं पर फंस जाता था। लेकिन आज हालात पहले से काफी बेहतर है और बहुत ज्यादा बदल चुके हैं। इसलिए आप दुबई में इन वर्कर्स को हफ्ते में 1 और साल में 30 दिन से अधिक छुट्टियां दी जाती है। दोस्तों, दुबई पहले से ही तरक्की की राह पर काफी तेजी से बढ़ रहा था। जब साल 2006 में शेख मोहम्मद बिन राशिद मखतूम यहाँ के शासक बने तो यह रफ्तार और भी काफी तेज हो गई, क्योंकि शेख मोहम्मद एक ऐसे व्यक्ति है जिनके लिए इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। दोस्तों, ये हर चीज को हमेशा भविष्य के हिसाब से प्लान करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दे, दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा, दुनिया का सबसे बड़ा मॉल दुबई मॉल, दुनिया का सबसे बड़ा मेन आइलैंड पाम जुमेरा,
और दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर गार्डन मिरेकल गार्डन, यह सब चीज मोहम्मद के कार्यकाल में ही बनाई गई। दोस्तों आज उनके शासक में दुबई एक ऐसा शहर बन चुका है जहाँ की क्राइम रेट 0 है। पूरी तरह रेत पर बसा होने के बावजूद भी आज यहाँ स्नो स्कीइंग तक का मजा आप ले सकते हैं। जहाँ सोना दुकानों के अलावा कहीं नहीं मिलता, यहाँ पर वेंडिंग मशीन में भी खरीदा जा सकता है। और घर और ऑफिस की जगह यहाँ पर बस स्टॉप, ट्रेन स्टैंड पर भी एसी लगे हुए हैं। आज यही सब चीजें दुबई को दुनिया में सबसे अलग बनाती है, जिसके लिए दुनिया भर के लोग इसकी तरफ खींचे चले आते हैं। और दोस्तों दुबई को इस तरह पूरा दुनिया से अलग होना उसके कामयाबी की सबसे बड़ी वजह है। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और अगर आपने पहला पार्ट अभी तक नहीं देखा हो तो आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। शुक्रिया।